तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 सेट है और हमें यह बताना है कि उसमें से कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो सबसे पहला सेट है A, उसके बारे में यह है कि x बिलोंग्स टू R एंड x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें A का एलिमेंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6 x माइनस 2। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंच रहा हूं और x इज इक्वल टू 2 और 6। तो जो a का एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 2 और 6। और जो बाकी सेट है उसमें हम देख सकते हैं b में एलिमेंट है 2 4 6, d में एक ही एलिमेंट है 6 और c इवन नंबर का सेट है यानी 2 4 6 सेट और बाकी सारे एलिमेंट। और हम एक चीज अगर नोटिस करें इसमें तो हम देख सकते हैं d में सिर्फ एक एलिमेंट है 6 और ये बाकी सारे सेट में ये एलिमेंट मौजूद है। तो d हर एक सेट का सबसेट हो जाएगा, यानी d इज ए सबसेट ऑफ c। सॉरी, ये सबसेट का साइन भी c की तरह ही दिख रहा है। d इज ए सबसेट ऑफ b और d इज ए सबसेट ऑफ a। अब जो d से बड़ा सेट है वो a है। तो अब हम a के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो a में दो एलिमेंट्स है 2 और 6 और हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही एलिमेंट b और c में मौजूद है। तो a दोनों का सबसेट हो जाएगा। a इज ए सबसेट ऑफ c और a इज ए सबसेट ऑफ b। और एक चीज और हम नोटिस करें कि b में जो तीन एलिमेंट है वो तीनों c में मौजूद है। तो b भी c का सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिसे हमें वेरीफाई करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो प्रूफ करना है, अगर फॉल्स है तो एग्जांपल देना है जो उस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा हो। जो सबसे पहला पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो है x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक सेट a जिसमें एक ही एलिमेंट है 2 और एक सेट b जिसमें ये एलिमेंट एज ए सबसेट है, यानी सिर्फ 2 नहीं है, सेट 2 एज एन एलिमेंट सेट उसमें मौजूद है और 3। तो अब हम देख सकते हैं कि x कोई भी एलिमेंट जैसे 2 को अगर हम x अज्यूम कर लें तो 2 बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू b। a सेट बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहां पर जो ये एलिमेंट है विथ कर्ली ब्रैकेट यानी ये सबसेट, ये बिलोंग्स टू b। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर 2 b का एलिमेंट नहीं है। 2 सेट जो है विथ एलिमेंट 2 ये b का एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसे हम f से डिनोट करेंगे। हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में है इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c। तो इसे हम वेरीफाई करते हैं। बिलोंग्स टू और इज ए सबसेट ऑफ, इस दोनों के फर्क को समझना अच्छे से जरूरी है, नहीं तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा। तो सबसे पहले a बिलोंग्स टू b, सॉरी इसमें है पार्ट 2 में है a इज ए सबसेट ऑफ b। तो हम 3 सेट अज्यूम कर लेंगे। a इज इक्वल टू अगेन 2 को ही एज एन एलिमेंट ले लेते हैं। b इज इक्वल टू 2,3 और b बिलोंग्स टू c, यानी b को हमें c का एक एलिमेंट बना देना है। तो हम एक एलिमेंट c का सेट b को ही बना देते हैं और दूसरा 4 ले लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि a इज ए सबसेट ऑफ b, b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c। ये स्टेटमेंट है, लेकिन हम देख सकते हैं कि a डज नॉट बिलोंग्स टू c क्योंकि c में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ c देन a इज ए सबसेट ऑफ c। तो ये हम देख सकते हैं सही स्टेटमेंट है। इसे हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि एक
सेट है ए और ए सबसेट है बी का, तो बी या तो ए के बराबर होगा या इससे ऊपर कुछ होगा, तो बी, और बी सबसेट है सी का, तो बी या तो सी के बराबर होगा, आइडेंटिकल होगा, या सी इससे ऊपर कुछ होगा, तो ए सी का सबसेट हर हाल में होगा, तो ये ट्रू है। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट है A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर हम 3 सेट ले लें, A is equal to 1, 2, इसे समझने के लिए पहले एग्जाम्पल को समझना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट एट फर्स्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। B is equal to 2, 3 और C ले लेते हैं 1, 2, 4। अब हम देख सकते हैं कि A B का सबसेट नहीं है, क्योंकि A में जो 1 एलिमेंट है 1 वो B में नहीं है। B C का सबसेट नहीं है, क्योंकि B में 3 है जो C में नहीं है, लेकिन A C का सबसेट है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब हम पार्ट 5 की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट 5 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ ये है कि इफ x बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, देन x बिलोंग्स टू B। तो अगेन इस स्टेटमेंट्स को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट A में है, तो अगर हम सबसे पहले सेट A को वेन डायग्राम की तरह ड्रॉ कर लें, और ये सेट किसी और सेट का सबसेट नहीं है, तो जो एलिमेंट इसमें है वो उस सेट में होगा। तो ये स्टेटमेंट हम देख सकते हैं पूरी तरह गलत है, क्योंकि अगर हम जो दूसरा सेट है B, तो उसके बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है कि A B का सबसेट नहीं है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम A और B को डिसजॉइंट सेट्स ले लेंगे जिसका कोई भी एलिमेंट आपस में नहीं मिल रहा है। तो अब x कोई एलिमेंट A में है, तो चूंकि A और B डिसजॉइंट है बाय डेफिनेशन, हम एग्जांपल में ले रहे हैं, तो अब x B में नहीं होगा, तो ये कहना कि x बिलोंग्स टू B ये गलत होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में है कि अगर इफ A इज ए सबसेट ऑफ B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो अगेन A इज ए सबसेट ऑफ B, सबसे पहले A, और A B का सबसेट है, तो B या तो A के बराबर होगा या बड़ा होगा। तो अब अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो A में भी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट ये कि A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, जहां पे A B और C कोई 3 सेट है, और A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है। तो फिर हमें यह प्रूफ करना है कि B और C आइडेंटिकल है, यानी B इज इक्वल टू C है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जो सबसे क्लियर कट प्रूफ है वो हम यूज करते हैं वेन डायग्राम लेकर। वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सेट हमने ड्रॉ किया A, इसको नोटेशन यूज करते हैं A, और अगेन एक और सेट यहाँ पर A ही ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर, और जो बाकी दो सेट है उसे अलग कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि पता चले। तो इस सेट को हम B ले लेते हैं, B, और अभी एज्यूम कर लेते हैं कि C कोई सेट है जो एग्जिस्ट कर रहा है और A और B से अलग है वो, तो यहाँ पर C। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसे हम वेन डायग्राम पे समझेंगे। तो A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, यानी इस पूरे रीजन में, इस पूरे, ये पूरा A का रीजन या सिर्फ A का रीजन या B का रीजन, और ये जो इंटरसेक्शन रीजन है, ये पूरे रीजन में जो एलिमेंट्स है इसमें और इसमें वो सेम है, और जो इस रीजन में एलिमेंट है, ये वाला रीजन यहां से यहां तक जो एक्सटेंड कर रहा है, इसमें भी दोनों में सेम है, क्योंकि ये दोनों A है जो सेम सेट है हम ले रहे हैं। और साथ में ये कंडीशन क्वेश्चन में है कि जो इंटरसेक्शन है उसमें भी एलिमेंट सेम है दोनों में। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है, पूरे में भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, दोनों में। तो अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका भी एलिमेंट सेम होगा, क्योंकि पूरे में सेम है। तो अब जो ये एलिमेंट, इसका एलिमेंट इस सेट का और इस सेट का एलिमेंट सब सेम है, आइडेंटिकल है, तो फिर दोनों सेट
आइडेंटिकल हो जाएगा। यही वो रिजल्ट है जो हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 कंडीशंस हैं अलग अलग सेट नोटेशंस में, और हमें यह दिखाना है कि ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है। सबसे पहले हम जो फर्स्ट कंडीशन है उसे ले लेते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B। तो अब अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो वो है A माइनस B इज इक्वल टू नल सेट। तो अगर हम इस कंडीशन पर ध्यान दें कि A माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका यह मतलब है कि अगर हम सेट A के एलिमेंट्स में से सेट B के एलिमेंट्स को घटा रहे हैं, यानी A माइनस बी सेट नोटेशन में मतलब हुआ कि वो सारे एलिमेंट जो A में है पर B में नहीं है, उसे हम A माइनस बी सेट में लिस्ट करते हैं। लेकिन ये नल सेट के बराबर है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो A में हो और B में नहीं हो, यानी A का हर एलिमेंट B में एग्जिस्ट करता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि A B का सबसेट है। ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा A इज ए सबसेट ऑफ B, उसके इक्विवेलेंट है। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो A का अगर हम B के साथ यूनियन लेते हैं तो B मिल जाता है। इसका मतलब कि B के अलावा B में जितने एलिमेंट्स हैं उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट A में नहीं है, यानी A के सारे एलिमेंट्स B में पहले से मौजूद हैं, तभी अगर हम A यूनियन B ले रहे हैं तो हमें B मिल जा रहा है। तो अगेन ये स्टेटमेंट इस बात के इक्विवेलेंट है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। और सेकंड स्टेटमेंट भी इसी बात के इक्विवेलेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है। अब जो फोर्थ कंडीशन यानी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, उसे हम देखते हैं। तो अगेन A इंटरसेक्शन B अगर A के बराबर है तो इसका मतलब यही है कि A का जो सारा एलिमेंट्स है वो B में है और A में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो अगेन ये भी इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी चारों कंडीशन आपस में इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो सेट है A और B, और उनके साथ ये कंडीशन है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। तो इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट A में है तो ये जरूरी है कि वो B में भी होगा। तो हम इस चीज के कन्वर्स का यूज करेंगे जो कि इक्वली ट्रू है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि वो एलिमेंट B में भी होगा, तो A B का सबसेट हो जाएगा। तो अगर हम देख सकते हैं कि A अगर B का सबसेट है, तो अगर हम इसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो मान लेते हैं ये अगर A है तो B या तो A के बराबर होगा या फिर A उसके अंदर होगा, यानी कुछ ऐसा एलिमेंट B में होगा जो A में नहीं होगा। तो ये B हो गया। अब हम कोई तीसरा सेट लेते हैं C। तो अगर हम C माइनस B करते हैं, इस सेट को लेते हैं C माइनस B, तो अगर हम सेट C में से सेट B घटा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो A के सारे एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें से निकल जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अगर A के अलावा B में है तो वो भी C माइनस B में नहीं रहेंगे, लेकिन वो C माइनस A में रहेंगे, क्योंकि वो एलिमेंट सिर्फ B में थे और A में नहीं थे। तो इस बात से हम ये आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट C माइनस B में होगा, यानी अगर हम सेट C में से सेट B के सारे एलिमेंट हटा दे रहे हैं और अगर फिर भी कोई एलिमेंट उस सेट में आ रहा है तो वो C माइनस A में भी जरूर होगा। तो इस रिजल्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं, और जब ये रिजल्ट ट्रू है तो इस बात से ये बात भी आराम से ड्राइव हो जाएगी कि C माइनस B C माइनस A का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये एजम्पशन दिया गया है पहले से कि पावर सेट ऑफ ए, कोई दो सेट है A और B और दोनों का पावर सेट इक्वल है, यानी उसके पावर सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, दोनों के सबसेट्स का सेट आइडेंटिकल है। तो उसके बाद प्रूफ करना है कि दोनों सेट भी आइडेंटिकल होगा। तो इसमें हम सबसे पहले एक आर्बिट्ररी सबसेट, कोई भी एक्स सबसेट उठा लेंगे A का।
ए का कोई भी सबसेट उठा लेंगे और उसमें कोई एलिमेंट ले लेंगे जो उस सबसेट में हो। और अब x कोई सबसेट है ए का, और ये जो एलिमेंट है x वो उसका एलिमेंट है x का। तो x चूंकि a का सबसेट है तो x पावर सेट ऑफ a का कोई एलिमेंट होगा, यानी x बिलोंग्स टू p ऑफ a। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pa और pb बराबर है, आइडेंटिकल है, तो x pb का भी पार्ट होगा। इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ b में, तो इसका मतलब x b का सबसेट है, तभी वो पावर सेट ऑफ b का एक एलिमेंट है। तो अब ये जो स्मॉल x है ये एलिमेंट था इस x का, और ये x सबसेट है b का, तो इसका मतलब ये जो स्मॉल x है ये b का एक एलिमेंट है। तो पहले हम क्या असम्पशन लिए थे कि x a का एक एलिमेंट है, और उसके बाद हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर a का एलिमेंट है तो वो b का भी एलिमेंट होगा। तो ये रिजल्ट इस बात को प्रूफ करता है कि a b का सबसेट है। अगर हम सबसेट प्रूफ करने के लिए जो हम सेट प्रॉपर्टीज मेथड यूज करते हैं वो यही है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हैं उसे फर्स्ट सेट मान लेते हैं कि वो फर्स्ट सेट में है, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि अगर वो उस सेट में होगा तो वो दूसरे सेट में भी होगा, तो इसका मतलब है कि वो सेट फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर रिव्यू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी जो हमने अपनाई। पहले एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए में लिया और कोई सबसेट लिया एक्स उस ए में जिसमें वो एक्स आ रहा हो, तो वो ऑब्वियसली वो उस ए में भी आएगा, और फिर हमने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो ये प्रूफ हो गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई बी में लेंगे और सेम स्ट्रेटजी रिवर्स डायरेक्शन में अपनाएंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यहां पर मैं फिर से सारे स्टेप्स को रिपीट नहीं कर रहा, हम जस्ट कोई एलिमेंट वाई बी में उठा लेंगे, जैसे एक्स ए में उठाया, कोई कैपिटल वाई सबसेट ए का लिया था वैसे एक्स का लिया था, मतलब कैपिटल एक्स सबसेट ए का लिया था वैसे ही कैपिटल वाई सबसेट बी का ले लेंगे, और सेम स्टेप्स रिवर्स डायरेक्शन में रिपीट करेंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये बस एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी, और ये वो रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो हमें ये चेक करना है कि पावर सेट ऑफ ए, जिसे हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, यूनियन पी ऑफ बी, ये पी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर है या नहीं। तो पावर सेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेरे बार बता देते हैं कि ये जो सेट होता है वो किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का सेट होता है। तो अब हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए कि ये बात सही है या नहीं, हम जस्ट एक एग्जांपल ले लेंगे जिसमें हम ए में सिर्फ एक एलिमेंट लेट अस अज्यूम 1 ही मान लेते हैं और बी में कोई एक एलिमेंट 2 दे देते हैं, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट इस पर सही बैठ रहा है या नहीं। तो अगर हम पी ए यूनियन पी बी लें तो इसमें पावर सेट ऑफ ए में 2 एलिमेंट आएगा, नल सेट और 1 सेट, 1 यानी सेट ए ही, और सेट बी में भी 2 आएगा, नल और ये सेट 2। तो यहां पर हमको पी ए यूनियन पी बी में 3 एलिमेंट मिल जाएगा, एक नल सेट, एक ये एलिमेंट और दूसरा ये एलिमेंट। लेकिन जब हम पी ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए यूनियन बी में एक और सेट आ जाएगा, ए यूनियन बी, क्योंकि हम देख सकते हैं ए बी में 2 एलिमेंट होगा 1 2, तो उसमें 4 सबसेट हो जाएगा, एक नल सेट, एक सिर्फ एलिमेंट 1, एक सिर्फ एलिमेंट 2 और एक सेट ए यूनियन बी खुद, यानी उसमें दोनों एलिमेंट रहेगा। तो ये जो पावर सेट ए यूनियन बी में जो ये एक्स्ट्रा सेट आ रहा है 1, 2 ये इसमें मौजूद नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया उस पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है, तो इस वजह से ये रिजल्ट फॉल्स है।
क्वेश्चन नंबर 8 में सेट नोटेशंस में हमारे पास दो कंडीशन है जिन्हें हमें प्रूफ करना है कि वो सही है। तो अगर सेट नोटेशन में कुछ कंडीशन है तो उसे प्रूफ करने का कई तरीका है। एक हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स यूज करके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मुझे ज्यादा पसंद है वो वेन डायग्राम यूज करें, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर साफ समझ में आती है। तो सबसे पहले हम सेट ए ड्रॉ कर लेते हैं और ये सेट ए है, और थोड़ा अलग कलर से सेट बी ड्रॉ करते हैं ताकि दोनों में फर्क समझ में, और ये सेट बी। तो जो पहला रिजल्ट है वो हमें प्रूफ करना है। जो सबसे पहले राइट हैंड साइड है वो हम लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो इसे समझने के लिए आपको वेन डायग्राम से कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें दिक्कत होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी से थोड़ा अलग कलर से फिर हम डिनोट करते हैं। ये एरिया है, अच्छी तरह से जानते हैं, जो दोनों के बीच जो कॉमन रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी है, और उसका यूनियन हम ए माइनस बी के साथ ले रहे हैं। तो अगेन हमें पता है कि ए माइनस बी ये रीजन है जो सिर्फ ए में आ रहा है और बी के पोर्शन के साथ उसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर हम इस दोनों रीजन का यूनियन ले लें तो हम देख सकते हैं हमें ए मिल जाएगा, और हमें एग्जैक्टली यही रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट जो है वो यही प्रूफ करना था। अब जो सेकंड पार्ट है वो है ए यूनियन बी माइनस ए। तो पहले हम इसे सेट नोटेशन में लिख लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। तो हम ए यानी ये पूरा सेट और इसका यूनियन बी माइनस है। तो अगेन हम जानते हैं बी माइनस है ये रीजन है जो ए के किसी भी तरह से इंटरेक्शन में नहीं है। तो ये जो रीजन बी माइनस ए है इसका यूनियन अगर हम ए के साथ ले लें, यानी इस रीजन के साथ अगर इस रीजन का यूनियन ले लें तो हमें पूरा रीजन मिल जाएगा, यानी ए यूनियन बी मिल जाएगा। और यही रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दो रिजल्ट हमारे पास हैं उन्हें हमें यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूफ करना है। जो फर्स्ट रिजल्ट है वो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। हम वेन डायग्राम पे बहुत आसानी से इस रिजल्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर हम किसी ए का यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, वो जो छोटा सा पार्ट आता है, तो फिर हमें ए ही मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स करना है, तो इसे हम पहले एलएचएस को स्पेंड करते हैं। तो हम जानते हैं अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के फॉर्म में तो उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पर सी जो करस्पॉन्ड कर रहा है बी को और बी ए ही है, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब जो हमें मिला ए यूनियन ए और उसका इंटरसेक्शन किसी भी ए यूनियन बी के साथ, तो हमें फिर से ए ही मिल जाएगा। अब जो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है वो जस्ट यही रिजल्ट है जो अभी हमने डायरेक्ट लिखा, तो उसे हम फिर से रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएंगे। इज इक्वल टू इंटरसेक्शन में एक्सपेंड जैसे करते हैं पहले वो करेंगे, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम देख सकते हैं ये ए के बराबर हो जाएगा, या पहले इसे हम जो सेकंड क्वेश्चन उसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ए हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूफ किया, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यह प्रूफ करना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो ये जरूरी नहीं है कि बी सी के बराबर हो। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स है 1, 2, बी जिसमें भी दो ही एलिमेंट्स है 2, 3, और सी जिसमें दो एलिमेंट है 2, 4। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी 2 के बराबर होगा और ए इंटरसेक्शन सी उसमें भी सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 2। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि बी और सी सेम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो सेट है ए बी और कोई तीसरा सेट है एक्स। इसको लेके हमारे पास दो कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स नल सेट के बराबर है, बी इंटरसेक्शन एक्स नल सेट के बराबर है और ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ए इज इक्वल टू बी है। तो सबसे पहले हम इसे सेट नोटेशन में भी लेके बढ़ सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, लेकिन वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जो मेरा अप्रोच है वो है वेन डायग्राम को, ताकि हमें सब कुछ साफ दिखाई देता रहे। तो सबसे पहले हम सेट ये ए इंटरसेक्शन एक्स नल सेट के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ए और एक्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो दोनों के बीच में जरा सा भी इंटरसेक्शन नहीं होगा और दोनों अलग अलग रहेगा। तो अगर हम ए को ड्रॉ कर लें यहाँ पर और ए इंटरसेक्शन एक्स नल सेट के बराबर है, तो हम एक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कोई भी इंटरेक्शन ए के साथ नहीं हो रहा है। और अब हम एक्स को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसे बी के साथ भी समझना है। और एक और सेट है बी, तो बी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन है वो है कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो जो सबसे पहला कंडीशन था कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू नल सेट और बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू नल सेट, तो उसको करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम हमने बना लिया। अब जो सेकंड कंडीशन है कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, इसका मतलब हुआ कि ए और एक्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसमें जो हमें एलिमेंट्स मिलेगा, यानी ये प्लस ये बराबर हो जा रहा है ये प्लस इसके। तो ये तो आइडेंटिकल है दोनों केस में, और दोनों का अगर ये बराबर हो रहा है सम, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट भी आइडेंटिकल है। अगर इसे ऐसे समझने में दिक्कत है तो ये चूंकि डिसजॉइंट सेट्स है, तो हम इसे वेरिएबल के टर्म्स में भी देख सकते हैं कि जैसे ये कोई ए वेरिएबल है, ये एक्स है और ये बी है और ये एक्स है। चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, अगर हम वेरिएबल टर्म्स में सेट्स को इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि इस बार दोनों डिसजॉइंट है दोनों केस में। तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, तो ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर ए और बी सिंपल वेरिएबल नहीं है, ए और बी सेट्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, लेकिन सारे एलिमेंट्स चूंकि आइडेंटिकल हो जा रहा है तो उस वजह से ये दोनों सेट भी आइडेंटिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें तीन ऐसा सेट खोजना है ए बी और सी जिन पर यह कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी तीनों ही सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी वो नल सेट के बराबर नहीं होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर होना चाहिए। और जो तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो फाई के बराबर होना चाहिए, यानी वो नल सेट होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, लेकिन साथ ही ए बी बी सी और ए सी तीनों में आपस में एक एक एलिमेंट जरूर कॉमन होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 1,2 और सेट बी ले लेते हैं 2,3 और सेट सी ले लेते हैं 1,3। तो हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में भी एक एलिमेंट है 2, बी इंटरसेक्शन सी में भी एक एलिमेंट है 3 और ए इंटरसेक्शन सी बी में भी एक एलिमेंट है 1। यानी तीनों ही सेट्स में से कोई भी सेट एम्प्टी नहीं है, एक भी सेट फाई के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम देख सकते हैं कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में जो प्रॉब्लम है वो जो हमने एक्सरसाइज 1.6 में जो प्रॉब्लम्स देखे हैं उनसे काफी सिमिलर प्रॉब्लम है। तो हम जो ये प्रॉब्लम देखते हैं इसमें है कि इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल 150 वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी। सबसे पहले हम लोग जो फैमिलियर नोटेशन है उसमें लिख लेंगे n ऑफ t इज इक्वल टू 150 और 225 टेकिंग कॉफी, तो n ऑफ c 225 और 100 वे आर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, यानी n c इंटरसेक्शन t 100। तो हमें लेकिन इस क्वेश्चन में यह पता लगाना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो 600 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और हमें फिर यह पता लगाना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो चाय ले रहे थे ना ही कॉफी। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एटलीस्ट टी या कॉफी ले रहे थे, तो वो सी यूनियन टी हो जाएगा। और ये हम
जो फॉर्मूला है उसे काफ़ी यूज़ किया है एक्सरसाइज 1.6 में, तो उसे मैं फिर से मेंशन नहीं कर रहा, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी NC इंटरसेक्शन T प्लस NC यूनियन T इज इक्वल टू NC प्लस NT। तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, ये हो जाएगा NC यूनियन T के बराबर। तो NC इंटरसेक्शन T हमें मिल गया, सॉरी NC यूनियन T हमें मिल गया 275 के बराबर। और अब हमें बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट थे जो नाइदर टी नॉर कॉफी प्रीफर कर रहे थे। तो जो एटलीस्ट टी या कॉफी कोई एक प्रीफर कर रहे थे, वैसे स्टूडेंट का नंबर 275 है। तो हमें यह बताना है कि नाइदर टी नॉर कॉफी, तो हम जस्ट टोटल स्टूडेंट में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 325 स्टूडेंट्स वे प्रेजेंट हु वेयर लाइकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1.6 में डिस्कस किए गए क्वेश्चन से पूरी तरह से सिमिलर है। तो यहां पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और सीधे जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई, यहाँ पे एच हिंदी को डिनोट कर रहा है, ई इंग्लिश को, इज इक्वल टू एन एच यूनियन ई प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो यहां पर 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, यानी एन ऑफ एच इज इक्वल टू 100, 50 नो इंग्लिश, ये 50, और जो हमें बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, यानी इस यूनियन का वैल्यू, तो इसे अभी हम x एज्यूम कर लेते हैं, प्लस 25 नो बोथ, तो जो h इंटरसेक्शन ही है उसका वैल्यू हो जाएगा 25, तो जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 125, यानी देयर आर 125 पीपल इन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास 3 न्यूज़पेपर के बारे में डेटा है कि कितने लोग एच पढ़ते हैं, एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग टी, कितने लोग आई, कितने लोग एच और टी दोनों, टी और आई दोनों, और एच और आई दोनों, और कितने लोग हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो और उसके बाद हमें बताना है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ये जस्ट उस पार्ट का एक्सटेंशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पिछले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शंस होते थे और वहां पर सिंपल सा फॉर्मूला होता था, लेकिन यहां पर अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, तो एच टी और आई, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स यानी एच यूनियन टी यूनियन आई, ये नंबर ऑफ पीपल है जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एच plus number of people who read T plus number of people who read I minus number of people who read H and T both minus number of people who read T and I both minus number of people who read H and I both plus number of people who read all three। हमें इन सब के बारे में डेटा अवेलेबल है और हमें ये निकालना है एन एच यूनियन टी यूनियन एन, यानी द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो हम उसे x एज्यूम कर लेते हैं। तो एन एच क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, हम जस्ट अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं। एन आई 26, एच इंटरसेक्शन टी 11, टी इंटरसेक्शन आई 8, एच इंटरसेक्शन आई 9, और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3 लोग। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 52। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो इस क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। वो पूछा कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें निकालना क्या है। हमें जो निकालना है वो है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच ओनली प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड टी ओनली प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड आई ओनली। तो अगर हमें सबसे पहले एच ओनली, टी ओनली, आई ओनली निकालना है तो पहले हम एक के लिए जो उसका फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे और उसके बाद उसे ऐड कर देंगे, उसका उसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो हमें पहले समझना है कि हम इस क्वेश्चन में निकालना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है टोटल लोग
कितने हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 52 हैं, अभी हमने निकाला। और अगर हम ये निकाल लें कि ऐसे कितने लोग हैं जो एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम जस्ट इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमें ये निकल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ पीपल जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि जो एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर है, तो उसको निकालने के पहले हम समझते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। पहले एन एच इंटरसेक्शन टी, तो ये वैसे लोग हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, प्लस जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं, प्लस जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, प्लस वो लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन ये सही एजम्पशन नहीं है, क्योंकि यहां पर एक गलती कर रहे हैं हम। गलती ये है कि ये जो नंबर है जिसमें हम एच और टी दोनों पढ़ रहे हैं लोग, इसमें वो लोग भी हैं जो इन दोनों के साथ आई भी पढ़ते हैं। टी और आई जो पढ़ रहे हैं, इन दोनों का जो नंबर है, इसमें उन लोगों का नंबर भी शामिल है जो टी और आई के साथ साथ एच भी पढ़ते हैं। सेम बात यही कह सकते हैं कि एच और आई जो पढ़ने वाले लोगों का नंबर हमारे पास है, उसमें वो लोग भी हैं, वो तीन लोग भी हैं जो तीनों पढ़ते हैं, क्योंकि वो तीनों भी एच और आई तो पढ़ ही रहे हैं और वो इसमें काउंट होता है। तो अगेन इसमें से हमको 3 टाइम्स एन ऑफ जो तीनों पढ़ रहे हैं वो घटाना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मूला सही है और अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एच टी आई और एच आई का वैल्यू हमारे पास है 11 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 3 यानी माइनस 9। तो हम देख सकते हैं ये हो गया 11/22 के बराबर। तो अब अगर हमें बताना है कि कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली 1 पढ़ते हैं, तो टोटल माइनस नंबर ऑफ पीपल जो एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये आ गया 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास 3 प्रोडक्ट है ए, बी और सी, और उसके बारे में डेटा हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो हमें ये पता करना है कि हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो ओनली सी के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला इसका हम यूज करेंगे, इसे एन ऑफ ओनली सी से डिनोट कर देते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड सी माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड C as well as A minus number of people who liked C as well as B plus number of people who liked C as well as A as well as B। तो अगर हमें इस फॉर्मूला का फील लेना है, यानी अगर हमें इसे समझने की कोशिश करना है कि ये इस रिजल्ट तो कैसे आ रहा है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर हम एन ऑफ सी लेते हैं, यानी इतने पीपल लाइक्ड सी, तो उसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो सी के साथ साथ ए को भी लाइक कर रहे हैं, सी के साथ बी को भी लाइक कर रहे हैं और सी के साथ ए भी, तीनों को लाइक कर रहे हैं। तो हमें उन तीनों तरह के लोगों को इसमें से हटाना है, यानी एन ऑफ सी माइनस करना है तीनों। तो अब अगर हम पहले को घटाएं, दूसरे को घटाएं और फिर तीसरे को भी एक बार यहाँ पे हम एज्यूम कर देते हैं कि इस क्वांटिटी को हम घटा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस दोनों में देखें, तो इस दोनों में जो सी और ए लाइक कर रहे हैं, उसमें भी वैसे लोग मौजूद हैं जो सी ए के साथ बी को भी लाइक कर रहे हैं या सी बी के साथ ए को भी लाइक कर रहे हैं। तो इस नंबर में वो दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो हम +2 कर देंगे। तो माइनस एन दिस क्वांटिटी प्लस 2 इंटू, तो यहाँ पर एक बार प्लस एन इंटू सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि एन ओनली सी के लिए ये फॉर्मूला क्यों आता है। तो हमारे पास डेटा है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी वो 29, हु लाइक सी एंड ए वो है हमारे पास 12, हु लाइक सी एंड बी वो है 14 और हु लाइक ऑल 3 ये है 8। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 + 8 11 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली इज इक्वल टू 11।